वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी पढ़ाई करते रहिए। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जो आज हम लोग पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 4 के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवाद नामक पाठ है। औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवाद। बच्चों, औपनिवेशिक तथा साम्राज्यवाद इस शब्द के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। आज हम लोग औद्योगिक क्रांति का जो कंसेप्ट है उसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, पहले हम ये समझते हैं क्रांति क्या है। देखिए, जब कम समय में व्यापक परिवर्तन होता है, अकस्मात परिवर्तन होता है, तो उसे क्रांति कहा जाता है। अब एक क्रांति कई प्रकार की हो सकती है। हम लोग 1857 की क्रांति भी पढ़े हैं, जहाँ पे एक तरह से एक विद्रोह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एक शासन के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसे 1857 की क्रांति का विद्रोह का नाम दिया गया था। यहाँ पे हम लोग औद्योगिक क्रांति पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने हरित क्रांति के बारे में भी पढ़ा होगा। तो हरित क्रांति क्या थी ये भी आप जानते हैं कि 1960-70 के दशक में जब खाद्यान्नों का भारत में अभाव था, हम खाद्यान्न अनाज बाहर से लाते थे, तो उस चीज़ को, उस सिस्टम को दूर करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से देश में ही अनाजों के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। इसी को हरित क्रांति नाम दिया गया। समझ गए? और यहाँ पे हम औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं। तो क्रांति अनेक परिप्रेक्ष्य में अलग अलग रूप से हो सकती है और ये शब्द व्यापक है। तो इसकी व्यापकता को ध्यान में रखते हुए हम इसे आज औद्योगिक जगत में अर्थात आर्थिक क्षेत्र में कैसे इसका असर हुआ उसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिए, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई थी। ये यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि यूरोप के अनेक ऐसे देश थे, जैसे फ्रांस था, जहाँ पे औद्योगिक क्रांति होने की अनुकूल परिस्थिति सबसे ज़्यादा वहाँ मौजूद थी, फ्रांस में। लेकिन अंततः औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका भी अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। लेकिन आज भर हम लोग समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। अभी मैंने बताया कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात हो रही है। 18वीं सदी मतलब 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक, ठीक है। अब उत्तरार्ध की बात है, अर्थात ये हो जाएगा 1750 के बाद, ठीक है। 1750 के बाद की स्थिति। मुख्यतः देखिए, इतिहासकारों में भी मतभेद है। एक निश्चित समय काल इसका तय नहीं किया जा सकता कि इसी तारीख से या इसी सन से औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, ठीक है। तो कुछ लोग 1960 भी कहते हैं, कुछ लोग 1760 भी कहते हैं, कुछ लोग 1765, 1770, 80, इवन 90 तक भी बोला जाता है कि 1790 के बाद से शुरू हुई। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध, यही कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। एक निश्चित समय सीमा के तहत हम इसे बांधने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्पादन, किसी सामान का निर्माण पहले किसके द्वारा होता था? हाथों के द्वारा होता था।
लेकिन अब क्या हो रहा है, भौगोलिक और वैज्ञानिक आविष्कार के उपरांत उत्पादन के तौर तरीकों में परिवर्तन आ गया। समझ गए? तो जब वैज्ञानिक आविष्कार हुआ तो नई नई मशीनें आईं। क्या हुई? नई नई मशीनें आईं। तो हाथों की जगह उत्पादन का काम अब मशीनों के द्वारा होने लगा, और ये फिनोमिना, ये प्रक्रिया व्यापक होने लगी, यानी लार्ज स्केल पे होने लगा। हाथों की जगह काम किससे होने लगा? मशीनों के द्वारा। तो कम समय में उत्पादन ज्यादा होने लगा। ठीक है, आपको पता है ना कि हाथ से अगर कोई सामान आप बनाएंगे तो उसमें कम ज्यादा समय लगेगा, परिश्रम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर वही काम मशीन के द्वारा होगा तो कम समय में उत्पादकता ज्यादा होगी। तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति। क्या कहलाता है बच्चों? औद्योगिक क्रांति। समझ गए? यह मुख्यतः कपड़ा, लोहा, कोयला उत्पादन, आवागमन के साधनों में आमूल परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अर्थात कपड़ा उत्पादन में, लोहा उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, आवागमन के जो साधन थे उनमें जो परिवर्तन आया, और अन्य दूसरे सामानों के उत्पादन के तौर तरीकों में जो व्यापक परिवर्तन आए उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। बच्चों, 1837 में सर्वप्रथम 1837 में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्लॉकी के द्वारा, अगस्त ब्लॉकी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? तो इतना तो पता चल गया होगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्लॉकी ने किया। ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, कब किया? 1837 में किया था इन्होंने। समझ गए? तो अब क्या हो रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र नए नए मशीनों का उपयोग कर उत्पादन के तौर तरीकों को और आसान बना रहा है। यही प्रक्रिया व्यापक होती गई और इसका नाम औद्योगिक क्रांति पड़ गया। समझ गए बच्चों? अब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं, अगर वो मौजूद रहेंगे तो औद्योगिक क्रांति के संपन्न होने में सहूलियत हो जाएगी, यानी वो फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल कारक हो जाएंगे। पहला, मशीनों द्वारा काम। अभी मैंने बताया हाथों की जगह किससे काम हो रहा है? मशीनों के द्वारा। और ये जो पूरा उत्पादन पद्धति है, इस पे नियंत्रण किसका होगा? पूंजीपति वर्ग का। किसका होगा बच्चों? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति किसे कहते हैं? जो जिसके पास धन हो, पैसा हो, पूंजी हो, वो पूंजीपति कहलाता है। ठीक है, तो इस उत्पादन पद्धति का जो नियंत्रण है वो पूंजीपति के हाथ में होगा, और ये पूंजीपति मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम करेगा। आई बात समझ में? उसका मूल उद्देश्य इस उत्पादन पद्धति का क्या होगा? मुनाफा कमाना। बच्चों, बाजार में दूसरा पॉइंट है कि एक व्यापक बाजार संगठन होना चाहिए जहां पर इस निर्मित सामानों को बेचा जा सके, तैयार माल को बेचा जा सके, और वहां पर मूल्य प्रतिस्पर्धा अच्छे से मौजूद हो, अर्थात फेयर कंपटीशन हो। समझ गए? तीसरा, मानव संसाधन। बच्चों, किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक कुशल मानव संसाधन का मौजूद होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात उसमें मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, मशीन एक तकनीकी हो गई, नई नई तकनीकें आ रही हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? नई नई तकनीक को संभालने के लिए, चलाने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए तो नए नए कुशल मानव संसाधन की जरूरत पड़ेगी। समझ गए बच्चों? कच्चे माल अगर मौजूद रहेंगे तभी तो किसी नए सामान का निर्माण हो सकेगा। कोई नया सामान अगर उसका रॉ मटेरियल ही उपलब्ध नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्री कैसे चलेगी? इसलिए कच्चे माल का और मजदूरों की उपलब्धता, अर्थात उस कंपनी में काम करने के लिए जो मजदूर हैं उनका होना, उनका उपलब्ध होना अति आवश्यक है। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली का उपलब्ध होना ये फेवरेबल कंडीशन में माना जाता है बच्चों।
देखिए, बैंकिंग प्रणाली रहेगी तभी न आर्थिक सहायता मिलेगी। जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो पूंजीपति हैं, उन्हें अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ जाएंगे? बैंकों के पास जाएंगे। बैंक उन्हें ऋण देंगे और वो पैसा लगाएंगे उत्पादन में। कौन? पूंजीपति लगाएंगे, या जिसे पूंजी की जरूरत होगी पूंजी बैंक से लेगा और वो उत्पादन पद्धति में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो बैंकिंग प्रणाली का होना अति आवश्यक है। तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना। बच्चों, अब ये नहीं कि एक मशीन आ गई तो उसी से काम होगा और फिर हमें आगे नई नई मशीनों की जरूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं। जो मुनाफा है, जो पूंजी आ रही है, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना, ताकि एक ऐसा माहौल बनाना ताकि नई नई जो तकनीकी हैं उसके विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके और उन्नत किस्म की मशीनों का उपयोग हो सके। समझ गए बच्चों? सातवां, वाष्प शक्ति का उपयोग और मशीनों का परिचालन तथा यातायात के नवीन साधनों को विकसित करना। देखिए, वाष्प शक्ति, भाप इंजन जो आया था, आप समझते हैं, वो वाष्प शक्ति का एक उदाहरण है। ठीक है, वाष्प शक्ति के उपयोग से मशीनों का परिचालन होता था। ठीक है, और तैयार माल को शीघ्र एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक उत्पादन का जो केंद्र है वहां से अलग अलग बाजारों में भेजने के लिए नवीन यातायात के साधन चाहिए। ठीक है, नए नए यातायात के साधन चाहिए। तो जो वाष्प शक्ति का उपयोग मशीनों का परिचालन तथा तैयार माल को यातायात के नवीन साधनों द्वारा शीघ्र तथा सुरक्षित बाजार तक पहुंचाना ये आवश्यक था। अगर ये सब कारक मौजूद रहेंगे, एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे, तब औद्योगिक क्रांति संभव है। समझ गए बच्चों? तो आज भर इतना ही। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।